चैप्टर का नाम क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा बहुत आप पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, फिर भी देखो दोबारा से देखो क्या मतलब होता है इसका। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब आप एक लाइन में याद रखोगे, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब केवल एक लाइन में याद रखोगे, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो ये है इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। सीधी सीधी बात ये याद रखोगे आप। तो इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर होता है आपका पदार्थ जो भी आपने लिया है। ईएमआर क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यही तो होती है, ठीक है। तो आपने कोई पदार्थ ले रखा है, उस पदार्थ के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंगे डाली, विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली, और उन विकिरणों के डालने के बाद में उस पदार्थ में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उससे उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है? आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मस्त कंडीशन है कि जो ईएमआर होती है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, उनका इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। किसके साथ? किसके साथ? मैटर के साथ, पदार्थ के साथ। अगर वो पदार्थ के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगी, अंतरक्रिया ही नहीं करेगी, तो आप वहाँ पे किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, वहाँ पे किसी भी प्रकार की मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार के चेंजेज नहीं आएंगे, जिससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर। मतलब समझ जाओगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी नाम आएगा, कोई पूछे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, आप कह देना इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर होता है। मतलब यहाँ पे पदार्थ जो होता है उसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ पदार्थ का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, जिससे पदार्थ में चेंजेज आते हैं, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जो भी होते हैं, और अपने को वहाँ पे जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, उसके स्ट्रक्चर अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। किसके सहायता से? विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है? ये मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करता है, मॉलिक्यूल के डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ये डिटरमाइन करती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत बड़ी ब्रांच है एक, ठीक है ना। केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा होगा, उसमें एनएमआर पढ़ी होगी, यूवी पढ़ी होगी, आईआर पढ़ोगे, वाइब्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, विजिबल, बहुत सारे पूछो मत आप। कार्बन 13, फास्फोरस 31, फ्लोरीन 19, H1NMR, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी है, ठीक है। एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी होती है जिसमें इंटरेक्शन नहीं होता मैटर का ईएमआर के साथ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं होता। बाकी सब में क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर होता है। तो आप एक लाइन याद रखोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ही क्या है? इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे अपन पढ़ते, ठीक है। लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ब्रैकेट में लिख लेना ईएमआर, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ब्रैकेट में लिख लेना ईएमआर, विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों एवं पदार्थ के अणुओं की अंतरक्रिया से उत्पन्न स्पेक्ट्रा के अध्ययन से, पदार्थ के अणुओं की अंतरक्रिया से उत्पन्न स्पेक्ट्रा के अध्ययन से
उत्पन्न स्पेक्ट्रा के अध्ययन से पदार्थ की संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रा के अध्ययन से पदार्थ की संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। पदार्थ की संरचना की जानकारी प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। आप लिख सकते हो यहाँ पे आपका मैटर, पदार्थ, ठीक। आपने इसके ऊपर क्या डाल दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने डाल दी। यहाँ से इससे टकरा के किस में जाएगी? डिटेक्टर में। संशोधक में जाएगी। और आपको ऐसे उसमें डिकोडर में जो संसूचक होता है उसमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। उस ग्राफ की हेल्प से हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और यहाँ पढ़ेंगे अपन आईआर और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे लिखो आप पदार्थ के अणुओं द्वारा ईएमआर के कुछ भागों के अवशोषण, पदार्थ के अणुओं द्वारा ईएमआर के कुछ भागों के अवशोषण, पदार्थ के अणुओं द्वारा ईएमआर के कुछ भागों के अवशोषण और उन अवशोषणों की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के मध्य संबंध को दर्शाने वाले आरेख को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। दर्शाने वाले आरेख को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या होगा? जो पदार्थ है उसने कौन सी आवृत्ति के विकिरणों को अवशोषित किया, और अवशोषित करने के बाद में आवृत्ति कह सकते हो या लैम्डा कह सकते हो। तो अवशोषित करने के बाद में जो भी विकिरणें उत्सर्जित हो रही है उनके बीच में एक संबंध बताता है। कौन? एक ग्राफ। किस किस के बीच में? लैम्डा और जो आपतित विकिरण है उनके बीच में संबंध बताता है। उस ग्राफ क्या कहते हो आप? स्पेक्ट्रम कहते हो। उस स्पेक्ट्रम की सहायता से अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रखना, जो स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है, ऐसे स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा आपको। क्या होगा? ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और उस स्पेक्ट्रम की सहायता से अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। हेडिंग डाल दो ईएमआर। ईएमआर क्या होती है? ईएमआर क्या होती है? क्या होती है ईएमआर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है ईएमआर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है। ठीक है भाई। होता क्या है, तो आपके मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे। एक कक्षा 11 का टॉपिक है ये हमारा। क्या होता है? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप, या फिर ऐसे देखो, जब किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट किया जाता है, त्वरित किया जाता है उसको, तो उसमें अल्टरनेट ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑसिलेशन करते हैं। तो इस प्रकार की जो वेव होती है उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? ईएमआर नाम दिया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। मैक्सवेल ने क्या किया? जब किसी चार्ज पार्टिकल को त्वरित किया, ठीक है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को त्वरित किया
तो उस चार्ज पार्टिकल में अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं, ठीक है। और इससे एक वेव प्राप्त होती है, उस वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको कहते हैं। आया समझ में? वेरी गुड। आगे देखो, हिंदी में सुनो क्या कहते हैं। मैक्सवेल के ने जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया तो उस कण में लंबवत या फिर एकांतर क्रम में क्रमशः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, दोलन करते हैं। तो उनके दोलन से एक तरंग प्राप्त होती है और उस तरंग को क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय, उसको तरंग अपन कहते हैं, ठीक है। और उसकी फ़ोटो कैसे बनती है, बनाई होगी आपने उसकी फ़ोटो। नीचे आपने फ़ोटोज़ बनाई होगी। बनाई होगी। देखो चलो भाई, ऐसे आगे चलती रहती है, ठीक है। लेकिन आगे चलती रहती है। होगा क्या, मान लो किसी को भी आप विद्युत क्षेत्र और किसी को भी आप चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी को मैग्नेटिक फील्ड आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने इसको मान लिया, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा। फिर से ये क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ये कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल। तो अल्टरनेट क्रम में ये चलते रहते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट क्रम में चलते रहते हैं। आप लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ध्यान रखना भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, लंबवत, ठीक भाई, ठीक। तो ये ईएमआर की फ़ोटो होती है। ये किसकी फ़ोटो है, ईएमआर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डेफिनेशन लिख लो आप, लिखो। मैक्सवेल के अनुसार जब किसी विद्युत आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो, मैक्सवेल के अनुसार जब किसी विद्युत आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। मैक्सवेल के अनुसार जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो कि एक तरंग के रूप में संचरित होते हैं, जो कि एक तरंग के रूप में संचरित होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो कि एक तरंग के रूप में संचरित होते हैं। आगे लिखना, आगे लिखना। इसे ही ईएमआर कहते हैं, इसे ही ईएमआर कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र
विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलायमान रहते हैं, ओसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के लंबवत दोलायमान रहते हैं। आ गया समझ में? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई। एक दूसरे के लंबवत दोलायमान रहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब अपन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इनकी। क्या करते हैं? एनर्जी अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक। चलो तो रफ कर रहा हूँ इसको मैं। देखो भाई, फोटो आपने बना ली होगी है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ओसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। देखो भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, E = H पढ़ रखा है, वेरी गुड। तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा, न्यू = क्या होता है? C/λ। वैल्यू पुट करो, E = HC/λ। तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि जो 1/λ होता है उसको अपन न्यू बार कहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? E = HC न्यू बार। ये फॉर्मूले आपने इतने पढ़ रखे होंगे। कौन क्या है यहाँ पे? E है एनर्जी ऑफ EMR, ठीक है, एनर्जी ऑफ EMR। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR। न्यू बार का है आपका वेव नंबर ऑफ EMR। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट। आ गया समझ में? वेरी गुड। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वैल्यू देख लो इसकी। ये तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। एच की वैल्यू क्या होती है? 6.62 × 10⁻32 जूल सेकंड। बैठा दिमाग में? आया समझ में? वेरी गुड। अब हम यूनिट पढ़ लेते हैं एक एक की। एक एक क्या पढ़ लेते हैं? यूनिट पढ़ लेते हैं। तो एनर्जी की यूनिट तो क्या होती है? एनर्जी की यूनिट या तो जूल या कैलोरी या अर्ग या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट का आपको पता है ही, जूल सेकंड होती है। अब अपने को एक तो लैम्डा की पढ़नी है। लैम्डा क्या है? इसकी तो रह गया वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ, ठीक भाई। ये क्या है आपका? लैम्डा है, वेवलेंथ, ठीक है, ओके। आया समझ में इतना? वेरी गुड। अब अपने को एक एक यूनिट पढ़नी है, तो कुछ नहीं करना। देखो मैं बता देता हूँ आपको। पहले यूनिट कन्वर्जन अपन सीख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या सीख लेते हैं अपन? यूनिट कन्वर्जन। उससे पहले एक चीज़ लिख लो आप, उससे पहले एक चीज़ लिख लो आप। स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब आपने पढ़ा होगा रेडियो वेव, ऑडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, पढ़ रखे ना? वो अपने को पढ़ने हैं, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। तो इसको आप याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखना भाई, एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम। एरिया ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र।
क्या होते हैं, देखो सबसे पहले आपके पास आएगा रेडियो वेव, फिर कौन आएगा माइक्रोवेव, फिर कौन आएगा आपका IR, फिर कौन आएगा आपका विजिबल, फिर कौन आएगा UV, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, फिर कॉस्मिक रे। ठीक है, एक बार लिख लो भाई। ठीक है, वेरी गुड। और ऐसे लाइन खींच दो इनके नीचे इस टाइप से, लेफ़्ट टू राइट मूव करें वो वाला लाइन। रेडियो वेव हिंदी में बोलते हैं रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म तरंगे। ये क्या है, रेडियो तरंगे। आप FM रेडियो सुनते हो ना, रेडियो सुनते हो, तो उस क्षेत्र की जो वेवलेंथ होती है वो इस क्षेत्र में लाई करती है, रेडियो वेव में लाई करती है। IR अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, विजिबल दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे, UV पराबैंगनी, पराबैंगनी तरंगे, एक्सरे एक्स तरंगे, गामा रे गामा तरंगे, कॉस्मिक रे कॉस्मिक तरंगे बोलते हैं इनको। ठीक है, जो अंतरिक्ष से निकलती है, जो आपकी कॉस्मिक तरंगे होती है वो कहाँ से निकलती है, अंतरिक्ष से निकलती है। तो इधर से लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे इन तरंगों की जो EMRs हैं इनकी एनर्जी बढ़ती है। इधर से इधर जाने पे क्या होती है, एनर्जी, इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इनकी बढ़ रही है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E = H न्यू = hc/λ = hc न्यू बार। जब आपने इसको ध्यान से देखा तो आपको पता लगा ये वाली रिलेशन। कुछ ऐसे रिलेशन आपको पता लगे क्या, इन संबंधों को पता लगा कि जो एनर्जी है वो आवृत्ति के तो प्रोपोर्शनल है, आवृत्ति के तो प्रोपोर्शनल है, तरंग संख्या के भी क्या है, समानुपाती है, और तरंग दैर्घ्य क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, वेवलेंथ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप लिख सकते हो अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, ठीक है, न्यू, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ से बता सकते हो आप, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जो आपका वेव नंबर है, जो आपका वेव नंबर है न्यू बार, तरंग संख्या, वो भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। बट जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो आपका डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। यहाँ पे वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये लाइन आप याद रखोगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे जो होती है बहुत खतरनाक होती है भाई, बहुत ही खतरनाक होती है। ये अंतरिक्ष से आती है, स्पेस से आती है, ठीक है ना, खतरनाक होती है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अरे एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अपने बॉडी में एक्सरे करवाते हैं ना, कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वो एक्सरे, ऐसा कहा जाता है कि जो एक्सरेज होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, नुकसान करती है बॉडी को, ठीक है। इसलिए बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। जो लोग एक्सरे करते हैं वो एक स्पेशल टाइप का सूट पहन के रखते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर वो जो नहीं पहन के रखते हैं उनमें काफ़ी टाइम बाद में उनके अंदर भी डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है, कैंसर वैंसर की डिजीज़ हो जाती है, उन एक्सरे की वजह से होता है ऐसा। तो एक्सरे से ज़्यादा एनर्जी कौन सी है, गामा रेज। गामा रेज और भी ज़्यादा एनर्जी की होती है। डायरेक्ट आपकी बॉडी को डायरेक्ट अगर वो गिरती है तो हार्मफुल, नुकसानदायक होती है, खतरनाक वाली।
और कॉस्मिक रे तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है, इनकी एनर्जी तो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है बॉडी के लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका रेंज लिखनी है तो रेंज लिख सकते हो। इनकी जो रेंज होती है, चलो रहने देना, रेंज चाहो तो आप बुक से लिख सकते हो। ये रिलेशन ध्यान रखना, इसलिए इसी रिलेशन से अपन ने यहाँ लिखा है ये। ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ आपको। क्या? यूनिट कन्वर्जन। मिटाऊँ इसको? ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्या पढ़ना है अपने को? यूनिट कन्वर्जन। ठीक भाई, अपने क्या पढ़ना है? यूनिट कन्वर्जन अपने को पढ़ना है, इकाई परिवर्तन अपने को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल वाला देख लेते हैं, मीटर नैनोमीटर वाला। तो पहले ही बता रहेगा, फिर भी देख लो आप। 1 मीटर जो होती है उसमें 10 क्या होते हैं? डेसीमीटर होते हैं। 10 क्या होते हैं? डेसीमीटर होते हैं। और बताओ, 10 की घात 2 क्या होते हैं? सेंटीमीटर। 10 की घात 3 क्या होते हैं उसमें? मिलीमीटर। पता है किस चीज़ का? ठीक है ना। 10 की घात 6 क्या होते हैं? माइक्रोमीटर। 10 की घात 9 क्या होते हैं? नैनोमीटर। 10 की घात 12 क्या होता है? पिकोमीटर। 10 की घात 15 क्या होता है? फेम्टोमीटर। इतने आपको याद रखना है। फेम्टो भी याद नहीं रखना आपको, पिको याद रखना, बस ऐसे याद रखना, इतने याद रखने। अब किसी का भी किसी में कन्वर्जन पूछ सकता है, किसी का कन्वर्जन किसी में भी पूछ सकता है, तो जिसका जिसमें पूछे उन दोनों को इक्वल रख लो। जैसे पूछ ले, हाँ सॉरी एक और रह गया भाई, एंगस्ट्रॉम रह गया। वेरी गुड, आपने याद दिला दिया। दस की घात 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात 12 पिकोमीटर, 10 की घात 15 फेम्टोमीटर। आपको कोई सा भी कन्वर्जन पूछ सकता है, वो कहेगा कि आप डेसीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, या डेसीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, डेसीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे आप? ये रिलेशन उठा लो, 10 डेसीमीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर। ये उठा लो, 1 10 से 1 10 कट गया, क्या आएगा? 1 डेसीमीटर बराबर 10 की घात 8 क्या होंगे? नैनोमीटर होंगे। 1 डेसीमीटर बराबर 10 की घात 8 नैनोमीटर होंगे। कोई पूछ ले भाई एंगस्ट्रॉम को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, एंगस्ट्रॉम को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या होता है? 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर। काटो, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 10 की घात 7 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 मिलीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना आएगा? 10 की घात -7 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला कन्वर्जन। दूसरा कन्वर्जन पढ़ना अपने को एनर्जी का कन्वर्जन। दूसरा कौन सा पढ़ना है अपने को? एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ना है भाई। ठीक है, ठीक, एक बार मात्रक देख लो आप। सी का तो मान आपको पता ही, प्रकाश का वेग या तो मीटर पर सेकंड में या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। ठीक है ना। सी क्या है आपका? प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या क्या होती है इसकी वैल्यूज? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर आप कह सकते हो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बैठा, वेरी गुड। थर्ड देखो आप, थर्ड देखो भाई, आपको किसकी यूनिट देखनी है? किसकी यूनिट देखनी है आपको? लैम्डा की यूनिट देखनी है। लैम्डा क्या थी आपकी? वेव लेंथ। क्या थी? वेव लेंथ। इसकी जो यूनिट होती है ना, वो या तो होगी मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, ऐसे एनी वन।
इनमें से कोई एक होगी, या तो मीटर में होगा, या नैनोमीटर में होगा, या माइक्रोमीटर में होगा, या एंगस्ट्रॉम में होगा, किसी में भी हो सकता है, कोई एक होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब अपने को यूनिट किसकी पढ़नी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या पढ़नी है अपने को? यूनिट पढ़नी है। तो अपन क्या कहते हैं कि जो न्यू होता है वो क्या होता है आपका? सी बाई लैम्डा होता है। क्या होता है? सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, अब सी क्या होता है आपका? या तो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या होता है? अगर आपने सी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लिया तो नीचे वेवलेंथ को किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, और अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड में लिया है तो वेवलेंथ को भी किस में लेना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, मीटर से मीटर कटा। ठीक है, क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। तो इसको क्या कर सकते हो? जो सी होता है वो या तो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो ये किसको लेना, किस में लेना आपको? सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है, क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स। या फिर आप कह सकते हो जो सी है उसको आप किस में लोगे? मीटर पर सेकंड में, और इसको भी किस में लेना है? मीटर में। क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स। जो सेकंड इनवर्स है ना, जो सेकंड इनवर्स है इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ध्यान रखना भाई इस बात का आप। जो फ्रीक्वेंसी उससे होती है उसकी यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को दूसरा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेकंड इनवर्स। और एक और बोलते हैं इसको CPS। एक और कहा जाता है इसको CPS, साइकिल पर सेकंड। CPS, साइकिल पर सेकंड। ध्यान रखना भाई, CPS भी बोलते हैं इसको, हर्ट्ज को ही। ठीक है, जो सेकंड इनवर्स होता है उसी को क्या कहा जाता है? CPS भी इसको कहा जाता है। ओके, न्यू बार वेव नंबर बता सकते हो? यूनिट बता सकते हो? बिल्कुल सर बता सकते हैं। न्यू बार किसके इक्वल होता है? 1/λ के। लैम्डा की यूनिट आप क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, क्या कुछ भी लिख सकते हो। तो ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? बोलो क्या आ जाएगा? न्यू बार इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, डैश 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 एनी वन। कोई एक इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ध्यान रखना भाई, अब कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन किसकी यूनिट होती है। मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया है। आ गया समझ में? वेरी गुड। इतना लिखो, फिर एनर्जी का पढ़ते हैं। इतना आप लिखो, फिर एनर्जी का अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एनर्जी के लिए पढ़ते हैं। छठा, तो इसके लिए पता है आप क्या याद रखोगे? एक चौराहा है, एक ये क्या है? एक चौराहा है। ठीक है, जूल। आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हो चौराहे के। अब आप 4 रास्ते जा रहे हैं, यहाँ से 4 5 जितने भी रास्ते जा रहे हैं वहाँ जाना है। तो आपको सेंटर पॉइंट किसको मानना है? जूल को मानना है। जूल को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जूल को किसी में कन्वर्ट कर दिया तो वापस आने में क्या दिक्कत है अपने को? ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो जो जूल होता है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कैलोरी में। कैलोरी में। जूल को किस में कन्वर्ट करते हैं? कैलोरी में। क्या करते हो? जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जूल में 4.18 का भाग लगा देते हैं। ठीक है ना। हमने क्या किया? जूल भाग 4.18। जैसे ही जूल में भाग लगाया किसका? 4.8 का, 18 का, क्या आ जाएगा? कैलोरी आ जाएगा। और अगर कैलोरी को 4.18 से गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। कर लोगे ऐसा? कर लोगे? वेरी गुड। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो जूल होता है अगर उसमें भाग लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का, अगर जूल में भाग लगा देते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन के आवेश का, 1.6 × 10⁻⁻⁹
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर उसका भाग लगा देते हो आप तो क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप मल्टीप्लाई कर देते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वापस से क्या जाएगा आपका जूल आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके। आपको हर्ट्ज में जाना है, कहाँ जाना है, हर्ट्ज में जाना है जूल से। तो क्या करोगे भाई, जूल से हर्ट्ज में जाना है, क्या करोगे, देखो रे, ऊपर आपके पास है जूल और नीचे आपको चाहिए जूल सेकंड। जूल से जूल कटा, क्या बचा 1/सेकंड, क्या हो गया सेकंड इनवर्स, यही तो होते हैं। तो जूल से कहाँ जाना है आपको, हर्ट्ज में जाना है। तो जूल में, जूल सेकंड किसकी यूनिट होती है, एच की यूनिट होती है क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है ना। तो अगर जूल में अपन प्लैंक्स कांस्टेंट का भाग लगाते हैं, जो भी आपको जूल में वैल्यू गिवन होगी, अगर उसमें हम प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं उसको अपन, तो अपने पास वैल्यू किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में आ जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो 1/h जो जूल होता है, अगर हम उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, जूल को अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हर्ट्ज में। और अगर हर्ट्ज को प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखना रे उल्टा भी देख लो, ये आपका हर्ट्ज है, हर्ट्ज को क्या बोलते हो, पर सेकंड बोलते हो, इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, जूल सेकंड। लिख रखा है पीछे में, ध्यान रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख रखे, नहीं लिख रखे तो लिख लेना यहाँ पे, H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है इसकी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। ठीक है, ध्यान रखना, यूनिट मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो देखो पर सेकंड से सेकंड हमारा क्या आ गया, ओनली जूल आ गया। तो मैंने क्या कहा, अगर आप हर्ट्ज को वापस से प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, अगर जूल को प्लैंक्स कांस्टेंट से वापस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको जूल से जाना है सेंटीमीटर इनवर्स में, कहाँ जाना है, सेंटीमीटर इनवर्स में जाना है, क्या करोगे भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो जूल होता है ना उसको डिवाइड कर दो HC से, जूल को डिवाइड कर दो किससे, HC से, करो, ऊपर तो जूल लिखो, नीचे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, जूल सेकंड, और ये आपका C वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड से पर सेकंड मरा, जूल से जूल मरा, क्या आ गया 1/, सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको क्या कहते हो, सेंटीमीटर इनवर्स आप कहते हो। ठीक है, ठीक है। तो क्या किया आपने, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल जूल में भाग लगा दिया, किसका, HC का, किसका भाग लगा दिया, HC का भाग लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास आ गया है। ठीक है, वेरी गुड। कोई पूछे कि जूल से आपको अर्ग में जाना है, किस में जाना है, अर्ग में जाना है, तो कुछ नहीं करना, जूल इंटू 10⁻7 कर दो, जूल इंटू 10⁻7 कर दो, कहाँ चले जाओगे, अर्ग में चले जाओगे। और अगर अर्ग में 10⁻7 से भाग लगा दोगे तो कहाँ आ जाओगे, वापस से जूल में आ जाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको दोबारा से देख लो कि सेंटीमीटर इनवर्स से जूल में जाना है, सेंटीमीटर इनवर्स से जूल में जाना है, कहाँ करना, क्या करना है अपने को, सेंटीमीटर इनवर्स से जूल में जाना है। तो मैंने क्या किया, इस सेंटीमीटर इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, HC से, उल्टा करोगे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, डिवाइड किया था, नीचे से ऊपर जाओगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स इंटू H क्या होता है, जूल सेकंड, C क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर मरा, पर सेकंड से सेकंड मरा। ठीक है, क्या बच गया, जूल आपका बच गया, जूल जिंदाबाद। तो वापस कहाँ आ गए अपन, जूल में आ गए हैं। तो ये एक चौराहा था, 4 रस्तों वाला, नोन एज चौराहा, 4 रस्तों वाला इज नोन एज चौराहा। ठीक है भाई, तो ये आपका एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन हो गया है। पढ़ लोगे आराम से, इसको आप उतार लो, इसको आप
आराम से उतार लो। ठीक भाई, ओके। ये तो एडिशनल चीज़ थी, मैंने आपको वैसे ही सिखा दी है, बुक में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, E इज इक्वल टू एच न्यू दे देगा। क्या क्वेश्चन का पूछेगा, पता क्या करेगा वो, आपको एक वेवलेंथ दे देगा। क्या दे देगा, एक तो वेवलेंथ दे देगा आपको, और बोलेगा उस वेवलेंथ से जो रिलेटेड वेव है उसकी आप एनर्जी बताओ। ओनली वेवलेंथ देगा, आपको ध्यान रखना। क्या देगा, ओनली वेवलेंथ देगा, और उस वेवलेंथ से रिलेटेड क्या पूछ लेगा आपको, क्या पूछ लेगा, बिल्कुल एनर्जी पूछ लेगा। तो होगा क्या, अब वेवलेंथ को वो किसी में भी दे सकता है, एंगस्ट्रॉम में दे सकता है, पिकोमीटर में दे सकता है, नैनोमीटर में दे सकता है। वेवलेंथ को वो किसी में भी दे देगा, और पूछेगा जो एनर्जी है उसको आप जूल में बताओ, किस में बताओ, कैलोरी में बताओ, उसको आप सेंटीमीटर इनवर्स में बताओ, उसको आप हर्ट्ज में बताओ, किसी में पूछ सकते हैं एनर्जी को। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच नहीं होता है। अब मैंने तो दिया ही नहीं है, क्या दिया है उसने, तो वेवलेंथ दी है। तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा भी होता है क्या। अब वो कहेगा नहीं, आपको केवल लेमडा की वैल्यू देगा, एच की वैल्यू आपको पता है ही, सी की वैल्यू आपको पता है ही, वैल्यू लेमडा की वैल्यू पुट कर देना इनके अकॉर्डिंग, सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेमडा की वैल्यू पुट कर देना, काटा पीटी करना, आंसर आ जाएगा। लेमडा मान लो किस में दिया है, मान लो लेमडा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है, और जो सी है वो सेंटीमीटर में रखेगा आप। तो पहले लेमडा को कहाँ, एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ रखोगे, फिर काटा पीटी करके क्या निकालोगे, एनर्जी। वो एनर्जी जो आएगी वो जूल में आएगी, एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। अब जूल को आप जूल से कहीं भी जा सकते हो, अगर जूल पे पहुंच गए तो फिर यहाँ से कहीं भी जा सकते हो। बैठा दिमाग में, वेरी गुड। अगर बैठ गया तो इसको आप उतार लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपने स्पेक्ट्रम के प्रकार। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, हेडिंग डाल दो, स्पेक्ट्रम के प्रकार, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं उसको, इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम ही उसको कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो तो फिर क्या पढ़ना अपने को, स्पेक्ट्रम के प्रकार। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो भाई, जो इंग्लिश टर्म्स आएगी मैं वहाँ पे बोल दूंगा, लिख नहीं रहा। जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो टाइप का होता है आपका, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसको क्या कहा जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रम भी इसको कहा जाता है। दूसरा कौन सा होगा आपका, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिख नहीं रहा, दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा बस। ठीक है, तो कर लिया पता, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है वो भी दो टाइप का होता है, वो भी आपका दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ये भी आपका दो टाइप का होता है, सतत, कंटिन्यूअस, ठीक है, और असतत, डिसकंटिन्यूअस। फिर ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक लाइन होता है, एक बैंड होता है। ठीक है, एक लाइन होता है, एक बैंड होता है। तो लिख लो, ये लाइन होता है और ये क्या होता है, बैंड होता है।
ठीक है। जो बैंड होता है वो फिर से 3 टाइप का होता है, बस ये लास्ट आ गया, अब नहीं है कुछ भी, इनको अच्छे से पढ़ लेना। जो 3 टाइप अपन पढ़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है आपका माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रम। पहला होता है आपका घूर्णन स्पेक्ट्रम, उसी को बोलते हैं, मैं ध्यान रखना, घूर्णन स्पेक्ट्रम। क्या कहोगे? घूर्णन स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं रोटेशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? रोटेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लिख लेना रोटेशन स्पेक्ट्रम। और मैंने क्या बोला था इसको? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग कहा था ना, इसको और क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको तो क्या बोलोगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहोगे, इसको क्या कहोगे? रोटेशनल। ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। क्या कहोगे? माइक्रोवेव। ध्यान रखना भाई, मैं आपको वहाँ बताना भूल गया था, जो अपन ने स्पेक्ट्रम के क्षेत्र लिखे थे ना, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र, एरियाज ऑफ स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा रे। तो जो माइक्रोवेव रीजन था आपका, उस रीजन में जो अपने मोबाइल रेडिएशन होते हैं वो वर्क करते हैं। जो माइक्रोवेव रीजन होता है उसमें अपने मोबाइल रेडिएशन वर्क करते हैं। ठीक है ना, मोबाइल रेडिएशन किस, मोबाइल टावर की जो रेंज होती है वो कौन सी रीजन में होती है? माइक्रोवेव रीजन में वो होती है। तो इसको आप क्या कहोगे? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी अपन इसको कहेंगे। दूसरा होता है कंपन स्पेक्ट्रम। दूसरा कौन सा होता है? कंपन स्पेक्ट्रम। कंपन स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं इसको? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल। इसको और कहा जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहा जाता है? IR इंफ्रारेड। क्या कहा जाता है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रा क्या कहा जाता है इसको? IR स्पेक्ट्रा भी इसको कहा जाता है। जब अपने एक को पढ़ेंगे ना, इन 3 को ही पढ़ना है अपने को, 2 को ही, घूर्णन को और कंपन को। जो लास्ट वाला होता है ना, वो तो UV होता है, अल्ट्रावोलेट होता है। क्या होता है? अल्ट्रावोलेट। क्या बोलते हैं उसको? पराबैंगनी। ठीक है, वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। आपके लास्ट वाला कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आपके होंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आपके होते हैं। ठीक है, और इन्हें किस में पढ़ते हैं अपन? UV स्पेक्ट्रा भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? UV स्पेक्ट्रा भी इनको कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा। और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहा जाएगा? UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आप प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हो। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आप वुडवर्ड फ्यूजन नियम पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, N टू सिग्मा स्टार, N टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, वो वाले वो पढ़ते हैं उसमें। तो ये 3 टाइप के आपके पास बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। 3 टाइप के बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। उन कौन से? घूर्णन स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, कंपन, वाइब्रेशनल, और इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं। अब इनके सब ब्रांच हो रहे हैं, तो मतलब इनका दूसरा नाम है। जो रोटेशनल होता है इसको माइक्रोवेव बोलते हैं, जो वाइब्रेशनल होता है उसको IR बोलते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है उसको UV बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? UV बोलते हैं, अल्ट्रावोलेट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर इन तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे, और लास्ट में जाके फिर एक एक को डिटेल से पढ़ना है। जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होगा ना, आपको मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, लिख लेना चाहो तो। इसमें अपन 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन? 2 चीज़ें, तो रिजिड रोटेट, एक नॉन रिजिड रोटेटर। पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं? रिजिड रोटेटर, दृढ़ घूर्णक। ठीक भाई, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर, याद रख लेना। हिंदी में बोलते हैं इसको दृढ़ घूर्णक, उसको बोलते हैं अदृढ़ घूर्णक। ठीक है, वेरी गुड। इसमें क्या पढ़ते हो?
इसमें भी दो ही पढ़ते हैं, एक SHO एक AHO, एक SHO हाँ एक AHO। दो चीज़ें अपने को पढ़नी है, दो इसमें पढ़नी है, दो उसमें पढ़नी है, दो इसमें पढ़नी है, दो इसमें पढ़नी है, फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक, वेरी गुड। सुनो, इसमें क्या है, दो रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ घूर्णक अदृढ़ घूर्णक, दृढ़ घूर्णक अदृढ़ घूर्णक। नाम लिख लो एक बार, फिर मैं बता दूंगा, अच्छे से समझेंगे इनको। कंपन स्पेक्ट्रम क्या पढ़ना है, SHO AHO। SHO को पुराना होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सरल आवृत्ति दोलक क्या होता है, सरल आवृत्ति दोलक। एक बार और देख लेना आप हिंदी में नाम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवृत्ति दोलक, ठीक है। और जो AH होता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं उसको, क्या, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, अप्रसंवादित दोलक। क्या बोलते हो, अप्रसंवादित दोलक। अब देखो हिंदी वाले नाम कितने अटपटे हैं, ठीक है ना। ऐसे तो क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, सरल आवृत्ति